ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में किस किस को डाउट है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 1, रेज योर हैंड जिसको क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी तरह का डाउट है। किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 में काफी सारे लोगों को डाउट है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड व्हाट? डिस्मेनोरिया। इसको आप कहते हैं डिस्मेनोरिया। जहां नाम के आगे डिस लग गया, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू पेन। तो मेनोरिया मींस मेंस्ट्रुएशन और डिस्मेनोरिया मींस पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल फ्लो है किसी फीमेल में, इसे आप डिस्मेनोरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन क्रिप्टोमिनोरिया। इट मींस, क्रिप्टोमिनोरिया का मतलब क्या है? occurrence of menstruation symptoms without menstrual flow। अगर किसी को menstruation के सिम्टम आ रहे हैं कि menstrual flow हो रहा है लेकिन वाकई में नहीं हो रहा है, is that clear to all of you? बस symptoms आ रहे हैं, are you getting or not? That you call cryptomenorrhea। is that clear to all of you? समझ आई चीजें? तो उसे आप क्या कहेंगे? क्रिप्टोमिनोरिया कहेंगे। अगर यहाँ पे क्या है? What? Occurrence, only symptoms occurrence है, राइट? फ्लो नहीं है मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये दरवाजा बंद कर दो एक बार, आवाज आ रही है ना बाहर से, राइट? ये विंडो से हवा वगैरह भी आ रही है, इनको भी, विंडो को भी क्लोज कर दो। इधर करना दरवाजा बंद। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? फोर्थ ऑप्शन मिनोरेगिया। मिनोरेगिया का मतलब क्या है? ठीक है, मिनोरेगिया का मतलब होता है कि जनरली फीमेल में जो एवरेज ऑन एन एवरेज मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे ब्लड लॉस होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 ml। लेकिन अगर यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो ब्लड फ्लो है, यानी कि ब्लड डिस्चार्ज है, वो एक्सेसिव अमाउंट में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? अगर एक्सेसिव किसी का ब्लड लॉस होता है, राइट, मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे, उसे आप मिनोरेगिया कहते हैं। और एक यहाँ पे एक टर्म पॉलीमिनोरिया भी दिया है। पॉलीमिनोरिया का मतलब क्या है? कि जिसकी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन 28 to 29 डेज होती है, किसी की 21 डेज हो गई या किसी की 14 डेज हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, तो अर्ली मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, राइट? तो ये पॉलीमिनोरिया की कंडीशन। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है किसी को? हाँ, 3 में किसी को डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में किसको डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट नहीं है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में किसको डाउट है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट नहीं है? 6, क्वेश्चन नंबर 6 में किसको डाउट है? प्लीज लिसन केयरफुली। 6, रेज योर हैंड। किसी को कोई डाउट नहीं है 6 में? क्वेश्चन नंबर 7 में किसको डाउट है? आपको डाउट है 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन फीमेल ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, थायरोक्सिन, एचसीजी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ओनली प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। दिस हार्मोन रिलीज फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर होती है, सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होता है, जिसको आप एचसीजी बोलते हो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसके अलावा ये प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट और प्लेसेंटा दोनों ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे फॉर्म्ड होती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही एचसीजी हार्मोन निकलता है। इस एचसीजी हार्मोन, राइट, का एक्सक्रीशन होता है थ्रू यूरिन इन फीमेल। पता आप लोगों को? जिसको आप कौन सा टेस्ट बोलते हैं? ग्रेविंडेक्स टेस्ट। तो उस यूरिन में एचसीजी का लेवल कंफर्म करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। क्योंकि अगर एचसीजी रिलीज हो रहा है, इट मींस दैट इज ओनली प्रेगनेंसी। इन केस ऑफ ओनली प्रेगनेंसी, बिना प्रेगनेंसी के एचसीजी रिलीज नहीं होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है किसी को? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट?
कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 में किस किस को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 का ए देखिए क्या दिया है, ZIFT, जिफ्ट। इसका मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मैंने आपको बताया था कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में ही ट्रांसफर करते हैं इसको। इज दैट क्लियर? तो ए को आप 4 से मैच कीजिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है गिफ्ट। गिफ्ट में क्या है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि इसमें इसको किससे मैच करेंगे आप, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, क्योंकि गैमेट ट्रांसफर हो रहा है तो उसके बाद गैमेट ट्रांसफर के बाद फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद सी में दिया है IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। तो CIUT दिया है क्या? नहीं, गलत है। ये सी ऑप्शन होगा, वो बाय मिस्टेक ये सी हो गया। एग्जैक्टली इसको IUT करना है। क्या करना है? दिस इज IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इसको मैच कीजिए आप, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर को सी को 1 से ब्लास्टोमेयर स्टेज में किया जाता है। उसके बाद डी है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसको आप मैच कीजिए सेकंड से। इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को डायरेक्टली। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा आपको क्या आएगा? ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर, राइट? क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है किसी को? रेज योर हैंड। 11 में किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 में भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको डाउट है, विच इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल? ऑब्वियसली MTP can control the population, but this is not meant for that. MTP मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी से, अबॉर्शन से, इंटेंशनल अबॉर्शन से पॉपुलेशन कंट्रोल तो हो जाती है, लेकिन ये इसका सही इस्तेमाल नहीं है। आर यू गेटिंग और नॉट? इस केस में मदर की हेल्थ को रिस्की ज्यादा होता है, दैट विल बी वेरी रिस्की। तो इसको आप एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो MTP इज नॉट एन ऑप्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पे ये MTP आएगा क्वेश्चन में, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 में किस किस को डाउट है? 14 में रेज योर हैंड। 14 में किसी को डाउट नहीं है। 15 में नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 16 देयर इज नो डाउट। ये डायरेक्ट NCERT क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आप लोगों को। से थैंक्स टू मी। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। अब जिसने भी बनाया XYZ NCERT है, दैट्स इनफ फॉर यू। आर यू गेटिंग और नॉट? हाँ, मैंने जिंदगी में और बहुत बड़े बड़े काम किए। बस कैन यू बिलीव ऑन दिस? रिकॉर्डिंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को डाउट नहीं है। 17 में किसी को डाउट है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डाउट होना भी नहीं चाहिए। बोलते मतलब क्या? बहुत का मतलब होता है दोनों। BOTH, बहुत मतलब। अच्छा, फोर्थ पूछ रहे हो क्या? तो ये बोलो ना, फोर्थ बहुत बोल रहे हो यार। ठीक है, फोर्थ ही बोला क्या? तो ऑर्कियोडेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस। रिमूवल ऑफ टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड ऑर्कियोडेक्टोमी। ठीक है, टेस्टिस को बाहर निकाल दीजिए, ऑर्कियोडेक्टोमी हो जाएगी। कैन यू बिलीव ऑन दिस? ये सर्जिकल प्रोसेस है, कोई ऐसे आसान नहीं निकालना बाहर। दिस इज वेरी डिफिकल्ट सर्जिकल प्रोसेस। यू नीड टू गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर, एंड इफ यू वांट टू रिमूव योर टेस्टिस, इफ यू वांट टू चेंज योर जेंडर आल्सो, इफ यू वांट टू चेंज योर जेंडर आल्सो, आपको किसी लड़की की तरह दिखना है। करवाते हैं लोग ऐसा। अगर कोई जेंडर बदलवाना चाहता है, बदल सकता है। कम टू मी, आई विल टेल यू। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 18 में किसी को डाउट? फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। एम्फीमिक्सिस क्यों होगा? कोई बताए मुझे एम्फीमिक्सिस क्यों होगा? यस, आप बताइए। एम्फीमिक्सिस नहीं होगा, कैरियोगेमी होगा। देखिए, बावड़ी सुन ले।
हम क्या बता रहे हैं? पहले हमारी सुनो, उसके बाद अपनी कहना। आर यू गेटिंग और नॉट? अगर हम आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तब आप बोलना कि जी नहीं, हम सेटिस्फाई नहीं है। आर यू गेटिंग और नॉट? फिर हम आपको सेटिस्फाई करने का दूसरा तरीका ढूंढेंगे। कैन यू बिलीव ऑन दिस? तो भाई पहले हमारी सुनिए। तो यहाँ पे अगर हमारा जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होता तो आप कहिएगा हाँ नहीं है। आर यू गेटिंग और नॉट? नहीं तो शांत बैठे रहिए। तो पहला क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, देखिए मैं आपको बताऊं सीधी सी बात। कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है यूनियन ऑफ गैमेट्स। यूनियन मतलब आपस में आके मिले हैं वो भी, अभी वो नजदीक आए हैं, एक दूसरे से आके चिपके हैं। दूसरा कौन सा है? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब उनका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद थर्ड स्टेप होता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है? फ्यूजन। और लास्ट स्टेप होता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है इंटरमिंगलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। न्यूक्लियस मिले हैं, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, पहले मिलेंगे उसके बाद उनके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है एम्फीमिक्सिस में, उससे पहले कैरियोगैमी रहती है। सिर्फ यहाँ पे ये फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर रहा है। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब क्या हुआ? दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। जिसने मेरा ये वाला लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? पढ़ाया मैंने, ये डिटेल में पढ़ाया फर्टिलाइजेशन, पूरा एक लेक्चर निकाला है इसमें मैंने। कैन यू बिलीव ऑन दिस? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 में किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट? काफी लोगों को 20 में डाउट है, तो अभी दूर कर देते हैं। Thin layer of cytoplasm is found in middle piece of sperm known as, इसको आप बोलते हैं मैनचीट। मैनचीट, कहीं पे इसको मैनसीट भी बोलते हैं, राइट? मिडल लेयर ऑफ स्पर्म में जो थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म है जो कि इसको सराउंड करती है, उसको आप बोलते हैं मैनचीट। इज दैट क्लियर? बोलो। उसको ना एक्रोसोम बोलते हैं, ना फोरचीट बोलते हैं, और ना ही नेबर्टन सीट बोलते हैं। अगर जिसने मेरा ये वाला लेक्चर देखा वही क्वेश्चन पूछे ये नहीं फोरचीट किसको बोलते हैं? पता है क्या आपको? बताइए, ये लड़की बताइए, आप बताओ क्या होता है फोरचीट? ऊपर की साइड, नीचे की साइड? गुड, हम यही पूछना चाह रहे थे आपसे। सो दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ लेबिया माइनोरा पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली लेबिया माइनोरा जो कि फोल्ड ऑफ स्किन है इन दी वल्वा आर एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल। तो लेबिया माइनोरा जो होती है, ऊपर लेबिया मेजोरा होती है, फिर नीचे क्या होती है? लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा जो होती है पोस्टीरियरली फ्यूज्ड होती है, पोस्टीरियरली मीटिंग एट ए पॉइंट दैट यू कॉल्ड फोरचीट। इज दैट क्लियर? तो बात समझ में आ रही है? उसके एंटीरियर मीटिंग पॉइंट पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ग्लाइकोलिस। ठीक, और कोई डाउट है इसमें? नेबलकट शीथ, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली कॉइल्ड अराउंड द स्पर्म। ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस एरिया में। तो माइटोकॉन्ड्रियल शीथ को आप क्या कहेंगे? स्पाइरली कॉइल्ड शीथ को आप नेबलकट कहते हैं, राइट? क्वेश्चन 21 में किसी को कोई डाउट? रेज योर हैंड। 21 में किसी को कोई डाउट नहीं है? 22, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं है? 24, इज देयर एनी डाउट इन 24? 25, 26, 26 में काफी सारे लोगों को डाउट है। Secretion of which gland destroy the acidity of vagina? है? सेमिनल वेसिकल होगा। आप ये कहना चाहते हो? क्यों नहीं होगा ये? क्यों नहीं होगा ये कहना चाहते हो? क्योंकि बर्थोलिन ग्लैंड होगा। बर्थोलिन ग्लैंड जो है वो एल्कलाइन सिक्रीट करती है और वेजाइना की एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करती है। मोस्ट एप्रोप्रिएट इज बर्थोलिन।
वैसे अल्कलाइन सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड से भी होता है, पता आप लोगों को? राइट, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। तो वहां पे वो न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट, लेकिन दैट इज नॉट सिक्रेटिंग इन इनफ अमाउंट अल्कलाइन। अगर दोनों ऑप्शन में दिया हो, अगर ऑप्शन में ये ना दिया हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड आप कर सकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? बट ऑप्शन में अगर बर्थोलिन ग्लैंड दिया है तो पहले यही करेंगे आप, क्योंकि पहला सिक्रीशन बर्थोलिन ग्लैंड से होता है। जब फीमेल सेक्सुअली एक्साइट होती है तो बर्थोलिन ग्लैंड का सिक्रीशन ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 26 का थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 27 में कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है 27 में? 28 नहीं, 29 इसमें भी नहीं है। 29 में डाउट है क्या? इसमें क्या डाउट है भाई? द मेल एसेसरी डक्ट्स, एक ही डक्ट दी हुई है यहाँ पे, वासा एक ही तो है, बाकी सब तो ग्लैंड है। इसमें क्या डाउट है? उसके पहले ओएस पेनिस का मीनिंग क्या था? उसके पहले का क्वेश्चन ओस पीनस। ओस पीनस का क्या मतलब होता है ये पूछ रहे हैं आप? ओस पीनस का मतलब जनरली ह्यूमन बीइंग के पास पीनस होता है। आर यू श्योर? तो वहां पे ध्यान दीजिए मेरी बात पे, वहां पे क्या कोई बोन है? देयर इज नो ओसिफिकेशन इन ह्यूमन पीनस। हैव यू एवर सीन? नहीं होती। बट यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पीनस में बोन्स होती हैं। ओसिफिकेशन ऑफ पीनस, दैट इज कॉल्ड ओस पीनस। जैसे व्हेल में ओस पीनस होता है, रैट में ओस पीनस होता है। एग्जैक्टली टू ऑल ऑफ यू, उनके पास हड्डियां होती हैं उसमें। आर यू गेटिंग और नॉट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, और कोई डाउट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 में कोई डाउट? 30 में कोई डाउट? 30 में एनी डाउट वी हैव? काफी सारे लोगों को है। After some time of ejaculation, semen liquefies due to presence of fibrinolysin enzyme. It is found in secretion of what? सही बात है, प्रोस्टेट ग्लैंड। भाई देखा होगा आपने, राइट? नहीं भी देखा हो तो भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब सीमन का इजैकुलेशन होता है वो पूरी तरीके से लिक्विफाई नहीं होता है, सेमी सॉलिड टाइप का होता है वो। आर यू गेटिंग और नॉट? जेली जैसा होता है, समझ रहे हो? तो जेली पूरी तरीके से लिक्विड तो होती नहीं है, तो जेली टाइप का होता है वो, सेमी सॉलिड और जेली टाइप का होता है वो, मतलब पूरी तरीके से लिक्विफाई नहीं होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? वो उसमें क्लोटिंग होती है एग्जैक्टली। सीमन निकलने के तुरंत बाद क्लोट हो जाता है, पता है आप लोगों को? जस्ट बिकॉज ऑफ फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्लोटिंग करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो जो फाइब्रिनोजन जो है वो क्लोटिंग करता है, और क्लोटिंग करने के बाद इसको सीमन को वहां पे क्या बना देता है वो? सेमी सॉलिड। आर यू गेटिंग और नॉट? ये जरूरी है, पता आपको? नहीं तो सीमन स्टार्टिंग से लिक्विफाई होगा तो स्पर्म फ्रीली मूव करेंगे, डेस्टिनेशन पे जाने से पहले ही एनर्जी लॉस हो जाएगी। वो अपनी मंजिल तक पहुंचा नहीं है अभी, उससे पहले ही हार जाएगा वो, क्योंकि एनर्जी उसने उससे पहले ही निकाल दी। तो टाइमली एनर्जी निकालने के लिए उसको क्लोटिंग कर देता है फाइब्रिनोजन, ये निकलता है सेमिनल वेसिकल से। आर यू गेटिंग और नॉट? लेकिन बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड का एक अनदर कंटेंट होता है, क्योंकि लिक्विफाई भी जरूरी है, क्योंकि जब तक वो क्लोट रहेगा सीमन का तब तक वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? उसको फ्रीली मूव करना है नहीं करना है? तो टाइमली उसको मूव भी करना है, तो सारे काम करने हैं उसको। तो उसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोफिब्रिनोलाइसिन निकलता है। क्या निकलता है? लिख देता हूं ये पॉइंट। फाइब्री सेमिनल वेसिकल की जो कंटेंट है, सेमिनल वेसिकल में फाइब्रिनोजन है। क्या है? फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है? क्लोट दी सीमन। और ये क्लोटिंग क्यों करता है? कंजर्व दी स्पर्म एनर्जी। इसकी वजह से क्या होगा? कंजर्व दी स्पर्म एनर्जी, स्पर्म एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि वो क्लोट हो गया है। ठीक है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन बाद में एक दूसरी ग्लैंड है यहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या निकालती है? प्रोफिब्रिनोलाइसिन। देखिए ये प्रोफिब्रिनोलाइसिन क्या है? इनएक्टिव है। क्या है ये? इनएक्टिव फॉर्म में निकलेगा तभी तो एक क्लोट बन पाएगा। अगर स्टार्टिंग से वो एक्टिव फॉर्म में निकलेगा तो क्या क्लोट बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? ये प्रोफिब्रिनोलाइसिन बाद में फिब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होता है, फिब्रिनोलाइसिन।
जिससे कि ब्रेक डाउन कर देता है किसको, ब्रेक दी फाइब्रिनोजन फिब्रिनोलाइसिन फाइब्रिनोजन, आर यू गेटिंग और नॉट, ब्रेक दी फाइब्रिनोजन जिसकी वजह से यहाँ पे क्लॉट बना था सीमन का। अब क्या होगा, एट द एंड सीमन विल बी लिक्विफाइड, आर यू गेटिंग और नॉट, स्पर्म कैन फ्रीली मूव। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। एनी अदर डाउट यू हैव, समझ आई चीजें? हाँ लिख लो, लिख लिया, ठीक। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में किसी को कोई डाउट, इसमें क्या डाउट है? ये नहीं पढ़ा आपने, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सियोन जो होता है ऊपर वाला पार्ट और स्टॉक जो होता है, जड़ किसमें होती है, स्टॉक में। सियोन स्टॉक के ऊपर रखा जाता है। ग्राफ्टिंग पढ़ा आपने? तो ग्राफ्टिंग में, ग्राफ्टिंग मतलब एक पेड़ की टहनी आपने तोड़ी, वो ग्राफ्टिंग शो करती है, और वो पेड़ की टहनी को आपने किसी दूसरे पेड़ के साथ चिपका दिया। उस पेड़ में जड़ें होनी चाहिए, तो जिस पेड़ के साथ उसको आप अटैच कर रहे हो दैट विल बी स्टॉक, और जिस टहनी को तोड़ के आप लगा रहे हो, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब पढ़ा हुआ आपने, उसको आप क्या बोलते हैं, सियोन। सियोन अटैच होता है किसके साथ, स्टॉक के साथ। The siyon is grafted on stalk, then quality of the root system depend on, obviously जिसके पास रूट है तो उसी को डिपेंड करेगी, स्टॉक के पास क्या है, रूट्स है, तो क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट दैट विल बी डिपेंड्स ऑन द रूट। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन नंबर 32 में किसी को कोई डाउट? ये पढ़ाया था मैंने क्लास में 32, एनी डाउट यू हैव? 33 में कोई डाउट? 33 में कोई डाउट है क्या? इसमें जहां तक मेरा ख्याल है दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो आपने सेकंड ऑप्शन लगा दिया होगा, ये आपको सभ्य सर ने बता दिया होगा, am I right or wrong? Congratulations, है ना, क्योंकि 2 और 3 का मतलब एक ही है। 34 में कोई डाउट? किसी को डाउट 34 में? आपको है क्या? हाँ पूछिए क्या डाउट है। 34 में क्या दिया है, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम इंटेगुमेंट ऑफ न्यूक्लियस सेल्स देन इट इज व्हाट। भाई जनरली इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस सेल से एम्ब्रियो नहीं बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो बनता है जो वो म्यूसिस करती है। लेकिन अगर उसके अलावा वो इंटेगुमेंट या न्यूक्लियस सेल से बन रहा है तो वो क्या होगा, एपोमिक्सिस होगा, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट की सेल से एम्ब्रियो बन रहा है, दैट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहां पे जो एम्ब्रियो बनेगा दैट विल बी डिप्लॉयड एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, क्योंकि डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन रहा है, तो डिप्लॉयड एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, इसको आप एपोमिक्टिक एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, तो 34 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सेकंड ही किया है, फर्स्ट राइट भी है, सेकंड इज राइट। उस टाइम पे आंखें मिच गई होंगी आपकी, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन नंबर 35 में किसी को डाउट? यू हैव डाउट इन 35? यस से। लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा? अच्छा ऐसा भी होता है क्या? चलिए ऐसा भी हो जाता है। हाँ, अब मेरे सामने कोई स्पेनिश बोलेगा, मेरे को कैसे समझ आएगी? मैं बोल दूंगा समझ नहीं आ रहा लैंग्वेज। कोई जर्मनी बोलेगा तो कैसे समझ आएगी? भाई आई एम इंडियन, आई नो हिंदी, इंग्लिश जानता हूँ थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश पिक्चर देख के आदत पड़ गई है इंग्लिश जानने की। इंग्लिश पिक्चर बहुत देखता हूँ मैं। कैन यू बी ऑन दिस? इंग्लिश का एपिसोड मनी हाइस्ट देखा है? एक नंबर चीज है भाई। कैन यू बी ऑन दिस? फैन हो गया प्रोफेसर का मैं। देखा किसने देखा मनी हाइस्ट? आई एम फैन ऑफ प्रोफेसर, बहुत बढ़िया चीज है देखना। हाँ चलिए, अरे रिकॉर्डिंग चल रही है, शांत रहो, क्या क्या बातें करवा रहे हो? ओए ध्यान दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 35। हाँ भाई लड़के ध्यान दे। 35 में लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, हम समझाएगा आपको, डोंट वरी। In monocot embryo, the portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is known as epicutyle. स्कूटिलम के ऊपर वाला जो रीजन होगा मोनोकोट एम्ब्रियो में, राइट, डाइकोट में भी कोटिलेडन वाली का जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको एपिक्यूटल बोलते हैं। यहाँ पे स्कूटेलम के ऊपर वाले रीजन को क्या बोलेंगे? जहाँ पे स्कूटेलम अटैच है उसके ऊपर वाले रीजन को आप क्या बोलेंगे? एपिक्यूटल बोलेंगे, राइट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 35 का थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन 36 में किसी को डाउट है क्या? इसको आपको है। 36 क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट
डज नॉट इन्वॉल्व। इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PN is the product of triple fusion, primary endosperm nucleus, and triple fusion take place in double fertilization, double fertilization। तो fertilization में take place कर रहा है ना, तो post fertilization में कैसे होगा? होगा क्या? post fertilization में एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। गलत कर दिया तुमने। तो ध्यान से आंखें खोल के, दिमाग खोल के क्वेश्चन पढ़ा करो। कैन यू बिलीव ऑन दिस? हाँ, 37 में किसी को कोई डाउट? 37 इसने बोला है which of the following is not true about endosperm of angiosperm? हैं? 4 स्टेटमेंट दी है। पहला स्टेटमेंट है प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, बिल्कुल सही। इसने पूछा लेकिन नॉट ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज रिच इन फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही। इट इज ट्रिप्लॉइड इन डाइकोट ओनली, डाइकोट ओनली तो नहीं होगा भाई, मोनोकोट में भी होता है। तो मेरे ख्याल से यही स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। नॉट ओनली डाइकोट, मोनोकोट में भी तो ट्रिप्लॉइड ही होगा ना भैया। मोनोकोट भी तो एंजियोस्पर्म है या नहीं है? गुड। हाँ, फोर्थ में आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही तो होता है। तो ये हो गया। 38 में किसको डाउट है? 38 में आ गया। 38 में क्या बोला है इसने? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पोलन ट्यूब इन एंजियोस्पर्म। पोलन ट्यूब के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंजियोस्पर्म में। पहला स्टेटमेंट देखिए, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। हाँ, वेजिटेटिव न्यूक्लियस से पोलन ग्रोथ ट्यूब की ग्रोथ होती है इनिशियली, सही है ये। दूसरा, बोरोन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन, ये भी सही है, पढ़ाया मैंने आपको। पोलन ट्यूब शोज एपिकल ग्रोथ, बिल्कुल सही है। एपिकल ग्रोथ को शो करता है, लेंथ बढ़ रही है ना, किसी पार्ट की लेंथ बढ़ रही है, इट मींस एपिकल ग्रोथ। इज दैट क्लियर बोल ऑफ? फॉर मेल गैमेट्स कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, बिल्कुल गलत। मेल गैमेट का कोई लेना देना नहीं है पोलन ट्यूब की ग्रोथ से। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे 38 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 39 में किस को डाउट है? 39 में डाउट है बच्चों को। 39 में क्या दिया? Which of the following is a significance of double fertilization in angiospermic plant? डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, आपको ये बताना है। पहला, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोटिलेडन इन सीड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म ही आना चाहिए। मेन तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इससे एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन वो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के बिना नहीं होगा, इसलिए एक सिग्निफिकेंस हो गया। ये सिग्निफिकेंस बाकी प्लांट्स में नहीं है, जिम्नोस्पर्म में नहीं है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बावजूद एंडोस्पर्म बनता है, तो ये सिग्निफिकेंस इट विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में किसको डाउट है? रेश योर हैंड। 40 में काफी सारे लोगों को डाउट है। आंसर क्या आना चाहिए? और दिया क्या है? बिल्कुल गलत दिया है। टेट्राप्लॉइड आएगा, मेक इट करेक्ट। ठीक है, टेट्राप्लॉइड आएगा, ट्राइप्लॉइड नहीं आएगा। ध्यान दो मेरी बात पे, रुको हम सोल्व करके देखते हैं। ये लड़की हो, मान जाओ। इसने बोला इन एंजियोस्पर्म इफ ए टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट, टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट है, टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट है, ठीक है जी, यानी कि 4 है। इसके गैमेट्स क्या होंगे? इसके गैमेट्स हो गए 2n। आर यू गेटिंग और नॉट? अब इसने क्या बोला है? विद डिप्लॉयड फीमेल प्लांट द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म वुड बी, तो इसको क्रॉस किया है डिप्लॉयड फीमेल प्लांट से। तो फीमेल प्लांट क्या है? डिप्लॉयड है। तो एंडोस्पर्म का पोलैरिटी लेवल पूछा इसने, एंडोस्पर्म का पोलैरिटी लेवल। तो फीमेल डिप्लॉयड प्लांट, डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है जी, डिप्लॉयड है, उसका पोलर न्यूक्लियाई क्या होगा? डिप्लॉयड होगा n+n। तो ये दोनों आपस में फ्यूज हुए तो क्या बन गया? क्या समझे? एंडोस्पर्म की बात कर रहा है ना ये। इसका रिजल्ट एंडोस्पर्म बनेगा। नहीं समझी बात? समझे कि नहीं समझे? तो मेक इट करेक्ट। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। और पूछिए क्या डाउट है आपका?
क्वेश्चन नंबर 41 में कोई डाउट? 41 में डाउट है लोगों को? चलिए 41 में क्या दिया है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो से। तो करेक्ट बताना है ना। पहला देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, एग apparatus consists one egg cell and two synergids, बिल्कुल सही। एंटीपोडल सेल्स आर सिचुएटेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ये भी सही। ये गलत हो गया भाई, सॉरी, ये चैलेंजर एंड की तरफ होता है। आई एम रॉन्ग, मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। सी पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो sac is most common type of angiosperm, ये भी सही है। डी पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द apparatus in the targets larger central cells, ये भी सही है। उसको उल्टा करके देखो, नीचे हो जाएगा। जरूरी थोड़ी कि आप चैलेंजर एंड से देखोगे, माइक्रोपाइलर एंड से भी देखोगे, सेंट्रल सेल में होता है, ये कंपलसरी है। समझ में आ रही चीजें? एनसीईआरटी की लाइन है ना, उनको समझाओ इन महिलाओं को, सॉरी लड़कियों को, आई एम सॉरी, लड़कियों को समझाओ भाई, ऐसे नहीं होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? क्वेश्चन नंबर 42, इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं है। 43 में डाउट है क्या? Some part of nucellus remain inside the seed in form a thin layer which is found in, देखिए nucellus remain in पेरिस्पर्म सीड। पेरिस्पर्मिक सीड को न्यूसिलस, पेरिस्पर्मिक सीड किसको बोलते हैं? जिसमें न्यूसिलस विल बी परसिस्टेंट। सुन लो भाई, बातें नहीं, जिसमें न्यूसिलस विल बी प्रेजेंट, दैट विल बी कॉल्ड पेरिस्पर्मिक सीड। तो पेरिस्पर्मिक सीड के एग्जांपल है ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर। तो आंसर क्या आना चाहिए? तीनों में से क्या ऑप्शन दिया है? तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 में कोई डाउट किसी को? नहीं डाउट है। 45 में, इन 45 एनी डाउट वी हैव? आपको डाउट है 45 में? Which of the following characteristics of flower would promote cross pollination? ये तो लिखा है मैंने। क्रॉस पॉलिनेशन को कौन कौन प्रमोट करता है? डाइक्लाइनी प्रमोट करेगा, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मोनोक्लाइनी प्रमोट करेगा क्या? नहीं। क्लिस्टोगैमी में प्रमोट नहीं करेगा क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आता है। नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये सही है। प्रोटेंट्री, ये भी सही है। डाइकोगैमी भी करता है, ये भी सही है। तो बी और सी नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट ए डी ई है। 46 में किसी को डाउट? 46 में आपको है क्या? और किसी को है? आपको भी है, आपको भी है, और किसको है? इसको भी है क्या? क्या आपको डाउट है? चलिए, इसको भी है। इसमें क्या बताना है? जोस्टेरा को मैच कर दीजिए हाइड्रोफाइली से। जोस्टेरा में हाइड्रोफाइली होती है। सेल्विया को मैच कर दीजिए सूडो पॉपुलेशन से। और फ्राइज की बात कर रहे हैं आप, इसमें भी होता है। एनसीईआरटी में क्या लिवर मैकेनिज्म दिया है? चलो आई विल चेक इट आउट, बट यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, सूडो पॉपुलेशन होना चाहिए। फिकस को मैच कीजिए। चलिए, ऑर्किड का दिया ऑफलाइन का ना। चलो इसको हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है? देन आई विल टेल, क्योंकि सूडो पॉपुलेशन जहाँ तक मेरे ख्याल है इसमें होता है। अरे भैया एनसीईआरटी में दिया, हमें भी पता है, एक जमाना हो गया पढ़ाते हुए। एनसीईआरटी में सेल्विया नहीं दिया हुआ है, दिया है क्या? तो मानो हमारी बात, बियॉन्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर सेल्विया को सूडो पॉपुलेशन से मैच करेंगे तो ऑर्किड का कोई और मैच नहीं है, इसलिए मतलब वो नहीं, ऑर्किड का तो है सर। अच्छा, दोनों दिए हैं क्या? मैच नहीं होगा अगर हम ओके, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, आई विल टेल यू। 47 बताओ। 47 में कोई डाउट है क्या? 48
नहीं 49. How many meiotic division required for formation of 200 seeds of gram? कितना होना चाहिए? n into n plus by 4. n plus n by 4. ये फॉर्मूला लगता है आपका ना, आपने पढ़ा हुआ सेल डिवीजन सेल साइकिल में. नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन निकालने के लिए n plus n by 4 क्या होगा? n plus n by 4 कर दीजिएगा. n कितने हैं? 200. 200 by 4 तो 200 plus 50 250. समझ आई चीजें? ये फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन निकाले इससे डायरेक्ट कैलकुलेशन. इसके बाद कौन सा है? 50 में किसी को डाउट? 50 में एनी डाउट यू हैव? 51 52 52 में डाउट है किसी को? रेज योर हैंड. 52 में क्या दिया है? which one of the following shows the last diploid stage in the life cycle of angiosperm? माइक्रोस्पोर मदर सेल लास्ट डिप्लॉइड स्टेज है, उसके बाद सब हैप्लॉइड आ जाता है ना. ये तो बहुत आसान है. किसी भी एंजियोस्पर्मिक साइकिल में लास्ट डिप्लॉइड सेल होती है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल. उसके बाद तो हैप्लॉइड स्टेज आ जाएगी ना. नहीं समझे क्या? ओके. 53 में कोई डाउट? 53 में भी है. देखिए 53 पढ़िए. सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेप्टम इन एंथर. भाई ये टेप्टम का कैरेक्टर पूछ रहा है. टेप्टम के कैरेक्टर का इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है ये, कि वो टेप्टम का कैरेक्टर नहीं है, वो छांटना है आपको. तो छांट लो. उसमें क्या है? पहला देखिए, सिक्रीट स्पोरोपोलिन which make pollen rigid. बिल्कुल सही है भाई. टेप्टम ही तो पोलन स्पोरोपोलिन रिलीज करता है. सेकंड, सिक्रीट पोलन किट which make pollen grain sticky. ये भी ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट, सिक्रीट कैलेज एंजाइम which separate microspore from macrospore tetrad. ये भी मैंने बताया था आपको. ये भी ठीक है. फोर्थ, सिक्रीट प्रोटीन which are involved in pollen crystal interaction. ये गलत हो गया. ये प्रोटीन स्टिग्मा के पास होते हैं जो कि पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, ना कि टेप्टम के पास. आर यू गेटिंग और नॉट? टेप्टम का काम इतने ही होता है, इतने पॉलिनेशन नहीं होता. उसके बाद टेप्टम का रोल खत्म हो गया. क्या समझे? 54 में किसी को डाउट? 55 में लोगों को डाउट है. The initiation and development of floral primordium take place by. फ्लोरल प्रीमोडियम का जो डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है वो हार्मोनल कंट्रोल भी है और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हैं. तो ये हार्मोन कंट्रोल मैकेनिज्म है. क्या? सीजनल वेरिएशन नहीं, सीजनल वेरिएशन हो सकता है बट मोस्ट एप्रोप्रिएट यही होगा. फोर्थ. दोनों आंसर हो सकते हैं. कभी कभी बायो में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि दो आंसर हैं, लेकिन वहां पे आपके साथ दिक्कत है कि दोनों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट छांटना है. तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से फोर्थ होगा. होगा क्या? नहीं होगा? आर यू गेटिंग और नॉट? क्योंकि सारे प्लांट में सीजनल वेरिएशन नहीं देखा जाता. सारे प्लांट में हार्मोनल चेंज देखें हैं. फ्लावरिंग के टाइम देखेंगे सीजनल वेरिएशन. ये तो प्रीमोडियम डेवलप जो भी है, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्या समझे? हां. तो बात हमारी मानो? नहीं मानोगे क्या? हाँ मानो, जरूरी है. एक आदर्श विद्यार्थी क्या होता है? चलिए बताइए. हाँ, मेरी बात का जवाब दीजिए. एक आदर्श विद्यार्थी क्या होता है? रेश योर हैंड. ये बताइए. लड़की आदर्श है. आपका नाम आदर्श नहीं है बट आप आदर्श विद्यार्थी. खड़े हो जाइए. क्या नाम है हमारा? नहीं हमारा नहीं, आपका. हमारा तो पता है ना हमें. हाँ नंदिनी बताइए आदर्श विद्यार्थी के लक्षण. Sir, the ideal student is who can change the pre-preparation of an ideal teacher. ये समझ नहीं आया क्या? Some ideal teacher came into the class with pre-preparation
हाँ We should ask such a doubt so that his preparation should be disturbed. चलिए बहुत अच्छा बोला, आप अच्छे बोल रहे हैं। और कोई बताएगा? बहुत अच्छी लगती है। हाँ और कोई बताएगा आदर्श विद्यार्थी के लक्षण? विद्यार्थी, सुनिए मेरी बात, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। कैन यू बिलीव ऑन दिस? ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ये बातें नहीं। एक आदर्श विद्यार्थी क्या होता है, जो वीडियो देखेंगे वो भी देख लेंगे एक बारी, फिर वो आदर्श विद्यार्थी बनने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या बता रहे हैं, एक आदर्श विद्यार्थी क्या होता है? एक आदर्श विद्यार्थी होता है बिल्कुल मेरे जैसा। क्योंकि एक आदर्श विद्यार्थी हमेशा ज्ञान लेने पे फोकस करता है। डेडिकेशन के साथ ज्ञान लेने पे फोकस करता है और ज्ञान लेता ही रहता है। वो उठते जागते सोते बैठते बस ज्ञान ही लेता है। आप रेडी हो? तो ज्ञान लेते रहो। क्या लेते रहो? ये ज्ञान आपके काम आएगा। और ज्ञान लेना, ज्ञान तो कोई भी ले लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना, जो इम्प्लीमेंट कर देता है वो आदर्श विद्यार्थी है, लाइक मी। भाई ए गुड टीचर ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट, क्या कहते हो? Yes, sir. आर यू गेटिंग और नॉट? जो खुद नहीं सीख सकता वो दूसरों को क्या सिखाएगा? जो सीखता है वही तो सिखाता है। जो नहीं सीखता वो क्या सिखाएगा? सिखाएगा क्या? तो ए गुड टीचर इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। So I am good or not? Say yes, I am good. Good. चलिए ध्यान दीजिए, मुझे कोई बोलता है कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं मान लेता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। कोई आके मुझसे बोलता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो मेरा उसको जवाब पता क्या होता है? मेरा उसको जवाब होता है प्लीज रिपीट अगेन। कैन यू बिलीव ऑन दिस? ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, क्या होती है कि अगर हमारी कोई बुराई करता है तो हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई किसी को जाके गाली देगा तो तुरंत कॉलर पकड़ेगा, तुरंत रिएक्ट करेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को गाली देने की? यानी कि आपने ले ली, उसने दी और आपने ले ली, क्या? आर यू गेटिंग और नॉट? तो आदमी अपने क्रिटिसिज्म से ज्यादा परेशान होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? कोई उसको गलत बात बोलता है तो जल्दी एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर आपको कोई आके कहे कि यू आर लुकिंग वेरी डैशिंग, वेरी हैंडसम, तो हम क्या कहते हैं? अरे मैं कहां, मुझसे ज्यादा तो तू है। एक्सेप्ट नहीं करते? करते हैं क्या? ऐसा करते हैं? नहीं करते। मैक्सिमम लोगों में ऐसे देखा जाता है। लेकिन अगर कोई मुझसे आके कहता है यू आर लुकिंग वेरी डैशिंग, वेरी हैंडसम, मैं कहता हूं प्लीज रिपीट अगेन। अच्छा तो रिपीट अगेन है। सुनिए, चलिए, अरे वीडियो चल रही है, ध्यान दो प्लीज। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 86। सीधा 86 पे पहुंचेगी क्या? अच्छा ओके। 56 में किस किस को डाउट है? रेज योर हैंड। ये मैंने कल ही डिस्कस किया था और वही आ गया। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा भी नहीं था, पता आपको? Are you ready or not? सुनिए, 57 में कोई डाउट? ये भी डिस्कस किया था मैंने। कोई डाउट नहीं होगा किसी का? 58 में कोई डाउट? ये भी डिस्कस किया था मैंने। कोई डाउट किसी का? ये रिवाइज कराया था मैंने आप लोगों को, और उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आ गए, देख लो कितना फायदा करा दिया आपका। Say thanks to me. क्वेश्चन नंबर 59 में कोई डाउट? 60 में कोई डाउट? 61 में कोई डाउट? पहली बार आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आसान लगा होगा, है ना? से थैंक्स टू मी। ओके, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 62, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? 63 नो डाउट? आपको है क्या? 63 में डाउट है क्या? हाथ खड़े कीजिए, हाथ ही खड़े करने हैं। राइट,
63 देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मोनोकोट स्टेम। जिसने मोनोकोट स्टेम को अच्छे से पढ़ा होगा उसने ये कर दिया होगा। पहला ऑप्शन दिया है हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, बिल्कुल सही दिया है। जी, स्क्लेरेंकाइमा से बनी होती है हाइपोडर्मिस किसकी? और डाइकोट की? कोलेनकाइमा। वेरी गुड। बी, ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड, ये गलत। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड होता ही नहीं है इन केस ऑफ मोनोकोट। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं होता ग्राउंड टिश्यू, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। सी स्टेटमेंट देखिए, vascular bundle which are situated toward the center are large in size and less in number, बिल्कुल सही। NCERT का स्टेटमेंट है सेंटर की तरफ large in size and less in number होते हैं, ठीक है? डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ NCERT। D, each vascular bundle is conjoint, बिल्कुल सही। conjoint होते हैं, collateral होते हैं and closed होते हैं and xylem is enda। Is that clear? तो ये सारे स्टेटमेंट NCERT से मैच कर रहे हैं एक्सेप्ट वन कि ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड, ये गलत है। यानी कि A, C एंड D ये करेक्ट है, तो आंसर क्या आना चाहिए? इनकरेक्ट पूछा है, यानी कि ओनली B इज इनकरेक्ट। तो 63 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में किसी को डाउट है? रेज योर हैंड। 64 में कुछ ही लोगों को डाउट है 64 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ट्राइकॉम्स? ये भी पूरा NCERT से उठाया गया है। मिनिमाइज द वाटर लॉस, ट्राइकॉम प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टेम से वाटर का इवेपोरेशन रोकता है, स्टेम से वाटर का ट्रांसपायरेशन रोकता है कौन? ट्राइकॉम। और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। दिस इज नॉट लाइक रूट हेयर, रूट हेयर इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, बट दिस इज मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। थर्ड, दे मे इवन बी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हो सकते हैं, ये भी लाइन NCERT की। NCERT अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने आसानी से कर लिया होगा ये, तो ये भी सही है। फोर्थ, हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, कोई रोल नहीं है इसका वाटर एब्जॉर्प्शन में। दिस इज नॉट रूट हेयर, सो देयर इज नो रोल इन वाटर एब्जॉर्प्शन, ये बस प्रिवेंट करता है ट्रांसपिरेशन को। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। इनकरेक्ट पूछा है इसने ट्राइकोम्स के बारे में, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 65 में किसी को डाउट? रेज योर हैंड। 65 में सर फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? टेल मी क्यों होगा? ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। नहीं, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने वो पूछा ना? अरे बावड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ा भी नहीं अब तक। मतलब आपने पूछा उस क्वेश्चन। छोरी बावड़ी होगी, कतई बावड़ी। पहले पढ़ने तो दे मेरे को, तभी तो बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। हैं? दांत निकाल रही है, ध्यान दो। दांत निकालना मतलब दांत निकालना, ठीक है भाई। भगवान ने दांत दिखाए हैं दिखाने के लिए। अच्छा, भगवान ने दांत दिए दिखाने के लिए। मैं कभी हंसता हूँ तो कोई मेरे से कहता ना आके कि भाई दांत क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि भगवान ने दिए हैं तो दिखाएंगे भी। आज बैठी हो लो, लेकिन अगर कोई आगे वाली लाइन बोलता तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बॉयज डोंट टॉक लाइक बॉयज, राइट। 65 में वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फ्लोएम ऑफ मोस्टली मोनोकोट। फ्लोएम पैरेन्काइमा किसमें? फ्लोएम फाइबर्स तो होते हैं ना मोनोकोट्स में। सेकेंडरी फ्लोएम में नहीं होते मोनोकोट में। सेकेंडरी कहाँ ले जा रही है चीजों को? पहले NCERT पढ़ो अच्छे से, तब समझ आएगा आपको। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, समझिए। आपको समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हो? डायरेक्ट लाइन हैं? डायरेक्ट लाइन ऑफ NCERT, इसको समझाओ यार। ये प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 66, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट मैच। इसमें कोई डाउट किसी को? आपको है क्या? काफी सारे लोगों को है। पहला है ट्रैकिट्स वाटर कंडक्शन, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा ना इसने? इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा क्या है? ट्रैकिट्स वाटर कंडक्शन, ये भी करेक्ट है। तीसरा क्या है? वेसल्स वाटर कंडक्शन, ये भी करेक्ट है। चौथा क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज, ये भी करेक्ट है। तो सभी करेक्ट है, इनकरेक्ट क्या हुआ? तो कोई गड़बड़ है इसमें। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। हां, आंसर क्या लिखा है इसमें?
जो टिक नहीं किया है और जिन्होंने सेकंड टिक किया है दोनों को मार्क्स मिल जाएंगे, दोनों को दिला देंगे मार्क्स, डोंट वरी। जिसने फर्स्ट किया है वो तो गया काम से, जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको मिल सकते हैं, जिसने सेकंड ऑप्शन किया है और जिसने नहीं किया है उसको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे तो अटेम्प्ट ही नहीं करना था ऐसा क्वेश्चन। चलिए अरे किसी ने कुछ भी किया है चलो मार्क्स दिला देंगे, मोर बोल हैप्पी बट योर मार्क्स नेवर डिसाइड योर क्वेश्चन नंबर 67 में कोई डाउट? किसको डाउट है? रेज योर हैंड। 67 में क्या दिया है? कोलेनकाइमा इज नॉट फाउंड इन भाई हर्बेसियस डाइकोट स्टेम में भी होता है, मार्जिन ऑफ लीफ लैमिना में भी होता है, पेटियोल ऑफ लीव्स में भी होता है, मोनोकोट स्टेम में भी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात कही इसने, कोलेनकाइमा मोनोकोट स्टेम में तो है ही नहीं, क्योंकि उसके कॉर्टेक्स में क्या होता है? हाइपोडर्मिस होता है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, और ग्राउंड टिश्यू होता है जो कि पैरेनकाइमेटस होता है। सो वेयर इज कोलेनकाइमेटस? देयर इज नो कोलेनकाइमा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 67। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 67 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में किसी को डाउट? रेज योर हैंड। 68 में किसको डाउट है? 68 में आपको डाउट है, और किसको है? आपको भी है। 68 क्या है? ग्रिटनेस इन पल्प ऑफ फ्रूट लाइक सपोटा एंड guava is due to sclerenchyma, direct statement of NCERT है। इसमें क्या डाउट था? सेकंड ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर, तो स्क्लेरेnchyma के फाइबर नहीं हो सकते क्या? क्लैरिटी दिया है क्या? तो ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं ना। क्या फाइबर दिया एनसीईआरटी में? स्क्लेरेnchyma आएगा ना? क्या प्रॉब्लम है? हमें समझ ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है आपकी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 69 में किसी को कोई डाउट? रेज योर हैंड। काफी सारों को डाउट है। इसने बोला है अकॉर्डिंग टू हैबरलैंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन गिव राइज टू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म जो है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को देता है। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। इसमें क्या डाउट है? डाउट जैसे कुछ चीज होनी नहीं चाहिए। और कोई डाउट? तो पढ़ा दिया, क्या दिक्कत है? हैबरलैंड ने बताया था कि प्रोटोडर्म से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम डिराइव्ड होता है या एपिडर्मिस डिराइव्ड होती है। सुनिए, लिसन केयरफुली, समझ आई चीजें? और हो गया ये। ट्यूनिका का रोल क्या है? ट्यूनिका भी बता देते हैं। चलिए, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी पढ़ी होगी आपने। तो ट्यूनिका से क्या डिराइव्ड होता है? एपिडर्मिस। और कॉर्पस से क्या डिराइव्ड होता है? कॉर्टेक्स ऑफ शूट। बट ये थ्योरी अलग है, ये हैबरलैंड से मैच नहीं करती है। इज दैट क्लियर? बोलो। ट्यूनिका ये थ्योरी अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, इसने सिर्फ हैबरलैंड की बात की है। तो हैबरलैंड ने प्रोटोडर्म बोला, बाकी अदर साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है। कुछ लोग डर्मेटोजन बोलते हैं, है ना? डर्मेटोजन इसी को तो बोला जाता है, समझ रहे हो? ठीक है। ये प्रोटोडर्म जो होता है प्राइमरी मेरिस्टेम होता है व्हिच गिव राइज टू एपिडर्मिस। प्रोकैम्बियम ये प्राइमरी मेरिस्टेम व्हिच गिव राइज टू कैम्बियम। और पेरिप्लेम क्या होता है? ये एस्ट्रोजन थ्योरी का पॉइंट है ना, ये कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस दोनों को गिव राइज करता है। कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, सॉरी नॉट एपिडर्मिस। पेरिप्लम जो होता है वो कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस को, डर्मेटोजन तो एपिडर्मिस को लाइगेट वो करता है। डर्मेटोजन जो है ना, प्रोटोडर्म और डर्मेटोजन वो एपिडर्मिस से अराइज होता है।
लेकिन यहाँ पे जो पेरिबेलम है, सुनिए, उससे एंडोडर्मिस एंड कोर्टेक्स, ठीक है। 670 में किसी को डाउट? 71 में डाउट है आपको? इसमें लिली फैमिली के बताने आपको एग्जांपल्स, ये तो पढ़ लिया होगा आपने। तो इसमें अनियन आएगा, एलियम भी बोलते हैं, एलियम सैपा। गार्लिक भी इसी में आएगा, एस्पैरेगस भी इसी में आएगा, ट्यूलिप भी इसी में आएगा, और कॉल्सिकम भी इसी में आएगा। सोयाबीन किस में आती है? फैबेसी। पेटविनिया किस में आता है? जोलेनेसिस। आर यू गेटिंग और नॉट? इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। पता है क्या? चलिए पता है तो ठीक है। सबकी ट्रिक वैसे अलग अलग होती है। ये भाई मैं एक दिन क्या हुआ, इधर गया था राजपुर नगर, ये पास में बगल में ही है, यहाँ से 15 किलोमीटर, जहाँ पे लोग और मकान नजर आता है, बाकी दूर दूर तक यहाँ कुछ नजर नहीं आता। Can you believe on this? तो मैं गया एक दिन, मेरे को सीखनी थी फुटबॉल देखी है, मेरे को बड़ा शौक है उसको खेलने का, लेकिन आज तक मैंने फुटबॉल हाथ में पकड़ के नहीं देखी। शौक है, अपने अपने शौक होते हैं, तो मेरा भी शौक हो गया एक दिन फुटबॉल खेलने का। तो भाई आसपास मेरे को कोई, मैं कोच ढूंढता रह गया, कोई कोच नहीं मिला फुटबॉल खेलने के लिए। फिर जब मैं बहुत ढूंढ लिया, थक के परेशान हो गया, तब एक कोच मिला, बहुत टैलेंटेड कोच था। कैन यू बिलीव ऑन दिस? बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन वो उनको फुटबॉल में माहिर था, वो फुटबॉल में माहिर था, हम अलग चीज में माहिर है। सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं मैं यहाँ पे, महाराज बहुत सारी चीजों में हासिल है मुझे, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू। आर यू गेटिंग और नॉट? तो भाई मेरे को एक ही अकेला कोच मिला, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आसपास अकेला कोच मिला मुझे जो फुटबॉल सिखाता था, और वो जो कोच था वो बहुत ही ग्लोरियस था और टैलेंटेड भी बहुत था। भाई मानते हो नहीं मानते हो? Yes, sir. आसपास एस्पैरेगस, क्या समझे? Yes, sir. अकेला एलोय, अकेला को एल कर दो, एलोय। कोच कॉल्चिकम, ग्लोरियस ग्लोरियोसा, टैलेंटेड ट्यूलिप। क्या समझे? है ना आसान ट्रिक? आसपास अकेला कोच, वेरी ग्लोरियस एंड वेरी टैलेंटेड, है ना? ठीक है, तो ये याद कर लेना, आसपास मतलब एस्पैरेगस, अकेला मतलब एलोय, और कॉज मतलब कॉल्चिकम, हैं? और ग्लोरियस मतलब ग्लोरियोसा, और टैलेंटेड मतलब ट्यूलिप। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये बड़ा आसान है, इसको याद करना। आर यू गेटिंग और नॉट? हाँ, बाकी फैमिलीज के बाद में बताऊंगा, सब अभी जान लेगा क्या? नहीं, आगे क्वेश्चन सोल्व करने दो पहले। हैं? लहसुन प्याज हर जगह पाए जाते हैं, हैं? लहसुन प्याज तो याद कर सकते हो ना, इनको याद करने में दिक्कत होती है। इसके बाद 72 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 72 में कोई डाउट है? 73 में कोई डाउट है? कि कोई डाउट नहीं है? 74 है क्या? नहीं है क्या? 75 है? 76 में भी नहीं है? 77
78 78 में है क्या? भाई उसको है, उसकी सुन लेने दो यार, हैं? सुन लेने दो। 77 या 8? 78 which of the following flower is not zygomorphic? तो कौन सा आना चाहिए? एक्टिनोमॉर्फिक है, एनसीईआरटी की लाइन। बाकी गुलमोहर, सेसिया और बीन्स किसमें आते हैं? जाइगोमॉर्फिक। धतूरा, चिल्ली ये किसमें आते हैं? एक और दिया एग्जांपल, धतूरा, चिल्ली और मस्टर्ड, ये तीनों किसमें आते हैं? ए भाइयों, भाई मान जाओ यार, मान लो हमारी बात को। 79 में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? सो रहा था क्या? बैठे बैठे सो जाता था? चेक कर रहा था? भाई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? हैं? सो चल रहा है यहाँ कपिल शर्मा का। शांति से बैठो। हाँ क्या बता रहा था? 76 इस लड़के ने पूछा था विच इज ट्रू फॉर इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी का क्या ट्रू है आपको ये बताना है। हाइपोगाइनस फ्लावर नहीं जी, इंफीरियर ओवरी किसमें होती है? एपिगाइनस फ्लावर में होती है। हाइपोगाइनस में कौन सी होती है? और पेरिगाइनस में हाफ इंफीरियर एंड हाफ। तो ये तो गलत हो गया, इससे तो मैच ही नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन देखो, थैलेमस फॉर्म में कब से स्ट्रक्चर किसमें बनाता है? पेरिगाइनस में कब से स्ट्रक्चर बनाता है? ध्यान से देखिएगा एनसीईआरटी को, भगवान ने आके दी है आपको देखने के लिए एनसीईआरटी। आर यू गेटिंग और नॉट? थर्ड ऑप्शन, प्रेजेंट इन चाइना रोज एंड गुआवा। ये चाइना रोज में तो हाइपोगाइनस का एग्जांपल है, गुआवा सही है, लेकिन दोनों सही होने चाहिए ना, तभी तो ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ सुनिए, ये और वीडियो बन रही है, ध्यान से सुनो, भूल जाता हूँ बार बार। भाई आवाज नहीं आनी चाहिए, देखो यार वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाती है। आवाज नहीं आनी चाहिए, पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए, बस मेरी आवाज जानी चाहिए, ठीक है? वो कैमरा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, इतनी सारी आवाज निकलती है तो सोचता है कि किसकी कैप्चर करूं आवाज। बात समझ में आ रही है? तो भाई शांति से बैठिए। काइंडली मेंटेन द पीसफुल एनवायरनमेंट हियर। पीसफुल एनवायरनमेंट हियर। तो भाई फोर्थ ऑप्शन, पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन्स आर सिचुएटेड अबव द ओवरी, बिल्कुल सही है भैया। एपिगाइनस में ऐसी होता है, हैं? गलती होगी हमारे से, कोई नहीं, गलती इंसान से ही होती है। इट इंडिकेट्स यू आर ह्यूमन बीइंग। आर यू ह्यूमन बीइंग? यस सर। और 77 में कोई डाउट? 78, 79, 80, कमाल है जी। 81 में भी कोई डाउट नहीं? 82 में भी कोई डाउट नहीं? 82 में है क्या? इसकी स्कोर रेश योर हैंड। हाँ भाई, ये टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का क्वेश्चन है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस नहीं पढ़े आपने? तो इसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होगा? अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। अभी बताया नहीं मैंने, इस तरह से होता है। ये भी सही है, प्लीज लिसन केयरफुली।
राइट, प्लीज बिहेव लाइक बॉयज एंड गर्ल्स। तो कंपाउंड एम्बेल होगा इसमें। कंपाउंड एम्बेल में क्या होता है, ये पेडेंकल है, कौन से एंकल है, पेडेंकल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे पेडेंकल में कॉमन पॉइंट से काफी सारे पेडिसिल आ जाते हैं। पेडिसिल अराइज फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, और यहाँ पे क्या होती है, धागे लाइक संरचना होती है। इसको इनवॉलटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवॉलटरी। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन पॉइंट से पेडिसिल निकलते हैं, और पेडिसिल के ऊपर क्या होता है, फ्लावर। इसे आप कहते हैं कंपाउंड एम्बेल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई ये किसमें होता है, कोरिएंडर। धनिया देखा आपने? खाया भी होगा? कोई ऐसा जिसने धनिया ना खाया है? सभी खाते हैं। चलिए ठीक है, सुनिए, ध्यान दीजिए। तो हो गया 82 में, कोई डाउट? इसके बाद क्या है, बाकी बताएंगे आप? बाकी बताने पड़ेंगे। लो, कैटकिन, ये टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़े क्या आपने? हैं? याद नहीं है तो याद करके आना फिर। चलिए याद करके आइएगा। खून पी लो मेरा, पियोगे क्या? हैं? बहुत गंदा खून होगा मेरा, है? ये कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हो यू आर नॉट वैम्पायर, बट यू आर बिहेविंग लाइक दैट। ये कैटकिन है। कैटकिन में जो पेडिसिल है, सॉरी पेडिसिल तो होते ही नहीं है, सेसाइल फ्लावर होते हैं। पेडेंकल जो होता है वो वीक होता है, वीक होता है, पेंडुलस होता है, उल्टा टंगा रहता है, वीक और पेंडुलस। और फ्लावर जो होते हैं सेसाइल होते हैं, ऐसे सेसाइल फ्लावर है। कैटकिन में फ्लावर आर सेसाइल। कैन यू सी? कोई पेडिसिल नहीं है, फ्लावर लगे हुए हैं। क्या है ये? फ्लावर कौन से है? सेसाइल फ्लावर। और ये वीक पेडेंकल है। आर यू गेटिंग? उल्टा लटका हुआ है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पेंडुलस है, पेंडुलस। पेंडुलस जो उल्टा लटका रहता है ना, वो पेंडुलस है। मतलब सर नीचे पैर ऊपर, किसी को उल्टा लगा दो पेंडुलम बन जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? किए कार्यस्थल निगति नहीं किए क्या? तुमने तो जरूर की होगी, सब बदमाश बैठे हैं। देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन स्पैडिक्स। ये पता है किसमें होता है? ये मेज में होता है, स्पैडिक्स। यहाँ पे स्पैथी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इसका ये पेडेंकल है। क्या है ये? यहाँ पे फ्लावर्स अरेंजमेंट होते हैं, फीमेल फ्लावर ऊपर, मेल फ्लावर, स्पैडिक्स। ठीक है, इसमें स्पैथे होते हैं। आपने देखा होगा मेज में ऊपर छिलका उतारते हो खाते टाइम, स्पैथे बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्पैथे। इसके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं। और ये लंबा सा आप देख रहे हैं डांटला, ये डांटला होता है पेडेंकल। क्या होता है ये? डांटला समझते हैं आप? नहीं समझते क्या? मेज खाया कभी? पूरा थोड़ी खा जाते हो, उसके सीड्स खाते हो ना, बाकी को फेंक देते हो। जो फेंका है वो डांटला है, पेडेंकल। इज दैट क्लियर टू ऑल? और कौन सा बचा है? कैपिटुलम। कैपिटुलम में पेडेंकल जो होता है ब्रॉड एंड फ्लैट होता है। क्या होता है? ब्रॉड एंड फ्लैट। कैपिटुलम ब्रॉड एंड फ्लैट होता है, सनफ्लावर में देखा जाता है ये। आर यू गेटिंग और नॉट? मैरीगोल्ड में भी देखा जाता है ब्रॉड एंड फ्लैट। इज दैट क्लियर टू ऑल? आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये कैपिटुलम है, इसमें भी फ्लावर्स सेसाइल होते हैं। ये ब्रॉड एंड फ्लैट पेडेंकल है। कौन से एंकल है? पेडेंकल है, ब्रॉड है, चौड़े हैं, और फ्लैट है। कौन? पेडेंकल। और ये फ्लावर क्या है? सेसाइल फ्लावर है। समझ रहे हो बात को? हैं? और कौन सी भाषा में समझाया जाए आपको? मलबरी, ओक भी होता है। यस, क्या समझे? 83 में कोई डाउट किसी को?
83 में कोई डाउट नहीं, एनसीईआरटी सीधे डायग्राम है ये। पहले में कौन सा आएगा? पाल्मेट। पाल्मेट टाइप ऑफ लीफ, राइट। दूसरा कौन सा है? वर्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। ये किसका एग्जांपल दिया है? सिल्क कॉटन का। और दूसरा एस्टोनिया का है, समझ रहे हो? 84 में डाउट नहीं है क्या? है? है लेकिन डाउट नहीं है। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? मैंने सिर्फ डाउट की बात करी है, डाउट है या नहीं है। बाकी आपके पास क्या है क्या नहीं है नहीं पूछा है, लेकिन डाउट नहीं है। पागल लड़का। हाँ, ये क्या बता रहा था? 85. Which of the following is not a character of phylloclade? हाँ, सेकंड ही आएगा, बाकी सब तो सही है। रस्कस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, फाइलोक्लेड थोड़ी होता उसमें, तो सेकंड आएगा यहाँ पे। और 86 में कोई डाउट नहीं है क्या? 87 में डाउट है? पहला ऑप्शन देखिए, ट्यूबर दिया है, जमीकन बिल्कुल गलत दिया है। जमीकन में कॉर्म होता है। कॉर्म जो होता है हाईली कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है। वो होता है ना कोलेसेसिया, इसको अरबी बोलते हो आप, उसमें भी कॉर्म होता है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन वही है क्या? बताओ, हमने ऑप्शन देखने से पहले ही बोल दिया। कैन यू बिलीव ऑन दिस? खास बात है हमारी। सेकंड कॉर्म कोलेसेसिया, ये बिल्कुल सही है। तीसरा राइजोम गार्लिक, गलत है जी। गार्लिक में तो बल्ब होता है, राइजोम तो जिंजर में होता है। चौथा बल्ब जिंजर, गलत दे दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया इसको उल्टा पुल्टा कर दिया है। उल्टा पुल्टा नहीं देखना है आपको, सही ऑप्शन करेक्ट करना है। तो सही ऑप्शन है 87 का सेकंड। हाँ जी, नहीं है ये बात समझ में? आती नहीं है क्या बात समझ में? 88 में कोई डाउट? हाँ हाँ, 88 में कोई डाउट? सही बात है, 88 में कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। 89 रीजन लेबल करने, लेबलिंग है भाई। 90 में कोई डाउट? बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर था ये। अब तक की हिस्ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन पेपर लगा होगा आपको? नहीं, सबसे आसान और भी थे क्या? अच्छा, हमें लगा ये सबसे आसान है। आर यू गेटिंग और नॉट? और कोई डाउट है किसी को? हाँ, बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं।